अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको दस्से के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं मौजूद हूं हिसार में और हमारे साथ मौजूद है चौधरी जमशेद नवाज ऑफ हिसार और बड़े ही मशहूर ये शौकीन है जी, बहुत नाम है इनका हॉर्सेस की दुनिया में, टेंट पैकिंग की दुनिया में। अगर आप डॉग की रेसिंग की बात करें उसके अंदर भी, लेकिन स्पेशली जो चौधरी साहब का शौक है वो रिलेटेड है घोड़ों से। जो चौधरी साहब से सबसे पहले पूछते हैं जी कि शौक कितना पुराना है और चौधरी साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं जी जमशेद नवाज जी। तो मैं जो मेरी कास्ट है गुजर है और मेरी सब कास्ट पसवाल है। मैं पसवाल ख़ानदान को बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और जो हमारा घोड़ों का शौक़ है, एक दफ़ा 91 में इंग्लैंड की एम्बेसडर थी, एनी नाम था उनका, नवाब साहब के साथ आई हुई थी। तो 91 में टेंट पैकिंग हो रही थी साका रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में। अच्छा। तो उनमें 5 बंदों की सिलेक्शन हुई कि आपने शो के लिए दौड़ना है। ठीक है। जिनमें एक मैं था, एक चौधरी एजाज साहब थे पिंडी के, और बाकी 3 बंदों के नाम नहीं याद इस वक्त मुझे। ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया साहब पे कि आपको कितना अरसा हो गया घोड़े रखते हुए। अच्छा। तो सब ने आगे से कहा कि किसी ने कहा कि 15 साल, किसी ने उस वक्त 91 में, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल। तो एक ऑस्ट्रिया की एम्बेसडर थी, उनका नाम मर्थ था, तो वो अच्छा। साथ खड़ी हुई थी, उनको ट्रांसलेट करके बता रही थी इंग्लिश, मर्थ को बता रही थी एनी। तो उन्होंने जो बंदे से जवाब ले रही थी उनको फिर आगे चलाती गई। तो आखिर पे मैं था 5वें नंबर पे। तो मुझसे वो जो एनी थी उन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैंने उन्हें कहा कि 250 साल जो है वो मैं आपको ऑथेंटिक दे सकता हूँ, रिटर्न। इट इज अ फैमिली हेरिटेज। जी हाँ। तो उससे पहले जो है वो मैं आपको ज़ुबानी पर बता सकता हूँ, लेकिन उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता। अच्छा। तो मेरे ख़ानदान में जहाँ तक मेरे इल्म में है जो कुछ 400 साल से घोड़े चले आ रहे हैं। ठीक है। तो आपका पर्सनली मतलब ये चाइल्डहुड से ही है, मतलब बचपन से आपका शौक है? मैं जिस वक्त मैंने राइडिंग शुरू की मेरी 3 साल उम्र थी। अच्छा। जी हाँ। तो चौधरी साहब लोगों को ये बताएं कि सवाल ये होगा कि घोड़े, अब आपने बताया कि फैमिली बहुत पुरानी है, तो जब तक आपको याद है सबसे सस्ता घोड़ा कितने का खरीदा और आज तक के लाइफ स्पैन में सबसे महंगा घोड़ा कितने का है? जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला घोड़ा खरीदा वो 1100 रुपए का खरीदा मैंने। अच्छा। तो उस टाइम मैंने अपने दादा और नाना दोनों से चोरी करके मैंने 1100 रुपए का घोड़ा खरीदा, और मैंने नौकरों को कहा कि घर में ना बताया जाए, किसी का नाम ले लो। वो जो पुराने काम जो मुंशी होते हैं उनको हम कारदार बोलते हैं अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। तो जो मेरे दादाजी के कारदार थे, मैंने उन्हें कहा बाबा फजल आई, तो बाबा फजल अहमद, मैंने उन्हें कहा कि आपको ऐसा तरीका करो कि अगर मैं अपने दादा को आगा जी बोलता था, तो मैंने कहा अगर आगा जी सवाल करें तो आप किसी को बताएं कि इसको गिफ्ट आ गया, कि मेरी सख्ती आ जाएगी। तो वो मैंने 1100 रुपए का खरीदा। तो क्या एज होगी उस टाइम आपकी? मेरे ख्याल से 9-10 साल। और ये कितने साल पुरानी बात है? 67 की बर्थ है मेरी। अच्छा। यहाँ तो ये बात होगी 80 79 की। 78 तो उस टाइम का वो 1100 रुपए का जो घोड़ा है, जी हाँ, और जो उस कैलिबर का घोड़ा, जो उस खूबसूरती का घोड़ा, आपके जो फन है, वो घोड़ा आज के क्या कीमत है? आज तकरीबन 40 से 50 लाख। लेकिन वही घोड़ा आज 40 से 50 लाख है, लेकिन मिलता नहीं है। दूसरी बात ये नायाब है, नायाब हो गए घोड़े, नायाब हो गए। उसमें भी एक काफी सारा सेटबैक हुआ है हमारी इस फील्ड में। अच्छा। कि जहाँ पे अच्छे घोड़े थे, जिमींदार जो हैं वो हर वक्त वो अल्लाह ताला ने जिमींदार को बेतहा इज्जत से नवाजा है, बेतहा। लेकिन उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं होता, चाहे वो भावलपुर का नवाब ही क्यों ना हो, इतना बड़ा जमींदार हो, लेकिन उसकी पॉकेट में कुछ नहीं होता। तो जो अच्छी जगह थी ब्रीडिंग की, सबसे अच्छी पंजाब में, पाकिस्तान सारे की बात नहीं है, बलोचिस्तान में घोड़े नहीं है, सिंध में नहीं है, फ्रंटियर में नहीं है, सिर्फ पंजाब की बात करते हैं हम। अच्छा। तो पंजाब में ब्रीडिंग के जो पीक डिस्ट्रिक्ट थे, सबसे अच्छे ब्रीड्स सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, ये 3 अजला है। ठीक है। और चौथा खुशाब। ठीक है। तो इनमें जो उस वक्त आज से 15 साल 20 साल पहले जो अच्छे घोड़े थे, जिन जिन जिमींदारों के पास अपनी जरूरत के मुताबिक उन्होंने बेच दिए। अच्छा। यार पीछे एक और घोड़ा आ जाएगा। ठीक है। वो ये सोचते सोचते वो जो अच्छे घोड़े थे जिनसे आगे ब्रीड चलनी थी, वो उन इलाकों में चले गए बदकिस्मती से, जहाँ पे घोड़ियां नहीं थी, या ब्रीडिंग का शौक नहीं था, या ब्रीडिंग की समझ ही नहीं थी। और इस वक्त हमारा जो पंजाब का देसी घोड़ा है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत। ये भी हमें बहुत बड़ी आप ये समझेंगे, हाँ जी हाँ, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं ये, कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात से भी नवाज दी है। लेकिन अब शौक शुरू हो गया, तो अल्लाह करेगा 2-4 साल बाद फिर वही उसी लेवल के घोड़े तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। चौधरी साहब ये बताएं कि घोड़ों की जिस तरह आपने ब्रीड की बात की है, जी हाँ। तो आपके पास कितनी ब्रीड के घोड़े हैं और वैसे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ब्रीड के घोड़े हैं और कौन से नायाब घोड़े हैं? जो हमारी देसी ब्रीड है, पहले इस पे बात करें, जिससे हम टेंट पैकिंग करते हैं और जिनको हम डांसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये घोड़े जो है बेसिकली ये काफ़ी सारी नस्लों का मुरक्कब है, जिसको हम देसी घोड़ा बोलते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, इसमें बदकिस्मती से 47 के बाद कोई चीज़ भी रजिस्टर्ड नहीं की गई जानवरों में। अच्छा। जानवरों की कोई ब्रीड भी रजिस्टर्ड नहीं की गई। ठीक है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं है रिकॉर्ड। अब ये जो हमारी ब्रीड है, इसमें जो साबका ब्रीड थी उसको हम अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में हमने 2-3 नाम रखे हुए थे। ठीक है। हम एक जगह पे हम उनको कहते थे सिंधी घोड़े। ठीक है। एक जगह पे हम कहते थे वजीरी घोड़े। वजीरिस्तान की। जी हाँ, जो वजीरिस्तान की जो वजीर कबाइल थे उनके साथ थे, उस वजह से करके हम उनको वजीरी बोलते थे। ठीक है। फिर हम एक जगह पे उसको बोलते थे काठियावाड़ी, जिसको जो अब इंडिया ने डेवलप कर दिया काठियावाड़ के घोड़े को। ठीक है। बेसिक ये ब्रीड सारी जो थी ये सारी प्रॉपर ब्रीड थी काठियावाड़ की। ठीक है। इलाकाई इनके अलग-अलग से नाम थे। ठीक है। उस वक्त मुगल आए, ठीक तो है। मुगलों के साथ तुर्कमानी घोड़े आए। तुर्क के घोड़े आए, तुर्कमानिस्तान की जो ब्रीड थी, तो वो आके इनमें मिक्स हुए। फिर उसके बाद जो प्रॉपर अफगानिस्तान की ब्रीड थी, दुरानियों के साथ अफगानिस्तान की ब्रीड आई, वो आके इनके साथ मिक्स हुई। मोहम्मद बिन कासिम आए, उनके साथ अरेबियंस घोड़े आए, बिल्कुल, वो भी इनमें क्रॉस हुए। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे थारोब्रेड्स लाए। जो थारोब्रेड घोड़ा जो है वो सिर्फ रेस के लिए इस्तेमाल होता है, वो उन्होंने आए। फिर उसके साथ उनके साथ जो बहुत नायाब नस्लें थी घोड़ों की, जिनमें अमेरिकन सैडल हॉर्स, अमेरिकन ब्रीड थी 2-3, ठीक है, अमेरिकन क्वार्टर हॉर्सेस, वो रहे आके वहाँ, वो लोकल यहाँ पे उनका क्रॉस हुआ। जी हाँ, वो लोकल घोड़ियों के साथ उनकी क्रॉसिंग हुई। तो करते करते वो आज का जो घोड़ा है देसी हमारा, ये डेवलप हो गया। ठीक है। ये बेसिकली बहुत सारी नस्लों का मुरक्कब है। इसकी अपनी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई नस्ल नहीं है इसकी रजिस्टर्ड। ठीक है। चलो सर, ये बताएं कि इंपॉर्टेंट सवाल ये कि घोड़े जिस तरह आपने बहुत टाइम से रखे हुए हैं, तो लोगों को ये बताएं कि घोड़े की खुराक क्या होती है, और अगर घोड़ा बीमार हो जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई फैसिलिटीज मौजूद हैं, या जिस तरह आपकी फैमिली 250 साल से स्पोर्ट्स के अंदर है, तो क्या आप लोग खुद भी कोई इसका कीमी टोटका करते हैं? जो सबका जो था, हमारी जो यहाँ पे जो अंग्रेजों से पहले जो हमारी लैंग्वेज थी वो फारसी थी मुसलमानों की। ठीक है। ठीक है, पर्शियन हम बोलते थे सारे। तो पर्शियन में अस्प कहते हैं घोड़े को। ठीक है। तो वो जो पर्शियन में लिखे गई जो किताबें घोड़ों पे लिखी गई, वो सारे उनको अस्पनामा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। अस्पनामे में जो आज से 400 साल, 500 साल, 700 साल पहले तक के अस्पनामे जो है वो लिखे हुए हैं, जिनमें मुगल बादशाहों ने भी लिखे हैं। तो आज तक हम वही टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को। मैं वो आपको जवाब दे रहा था कि वो ही हम टोटके यूज़ कर रहे हैं, और अपने पर्सनल इंजेक्शंस और ये वो सारे जो इंसानों के हैं वो हम इन पे यूज़ करते हैं। जो प्रॉपर इनका इलाज है, या प्रॉपर आज तक पूरे पाकिस्तान में घोड़े का एक ऑपरेशन नहीं हुआ, एक भी। वाहिद एक आदमी है चौधरी साद साहब, जो न्यू सिटी के मालिक हैं, न्यू सिटी जिन्होंने डेवलप की है। अब उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर बनाया अपने घोड़ों के लिए पर्सनल, और उसमें उन्होंने बाहर से काफ़ी कीमती इक्विपमेंट मंगवा के रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो हॉस्पिटल रन नहीं किया अभी तक। अच्छा। दूसरा दूसरा सवाल आपने ये किया था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। बिल्कुल। तो देसी के अलावा जो जिन लोगों के साथ पैसे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टम है इन पे घोड़ों पे, प्राइस के अलावा बहुत ज़्यादा कस्टम भी है, तो काफ़ी महंगा शौक है ये। तो जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और शौक भी है, उन्होंने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन वो चंद घोड़े हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो है वो नवाब साहब का, मलिक अताब मोहम्मद खान रईस आज़म जो कोट फतेह खान थे। नवाब साहब के पास उनके नाना जो थे सरदार मोहम्मद नवाज खान, सरदार मोहम्मद नवाज खान जो थे, उनको क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपने पर्सनल स्टड में से उन्होंने घोड़ियाँ गिफ्ट की थी। तो उस वक्त से बिफोर पार्टीशन सिर्फ इंपोर्टेड घोड़े उनके पास थे अच्छे। अब करते 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 काफ़ी सारे लोगों के पास आगे इंपोर्ट किए, मतलब काफ़ी सारी जो तादाद है वो भी उंगलियों पे गिनी जा सकती है, कि हर बंदा 2 करोड़ का या 1.5 करोड़ का घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता मंगवा के।
तो इस तरह चंद एक घोड़े आए शौक के लिए। जो थॉरोब्रेड्स हैं वो बीबी आबदा का स्टड है जंग में, ठीक है। तो जो फखर इमाम साहब की वाइफ हैं, उन्होंने थारोब्रेड्स इंपोर्ट किए ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। अरबाब साहब थे पेशावर में, वो करते रहे। जायद प्रिंस नाम का एक घोड़ा उन्होंने इंपोर्ट किया। अच्छा। इसी तरह जंग में और भी काफ़ी मतलब थारोब्रेड्स रेस के लिए इंपोर्ट होते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। ठीक है। लेकिन जो शौक के घोड़े थे उनमें हैकनीज हैं, टेंसीज हैं, फिर उसमें लेपाजोनर्स हैं जो यूरोपियन ब्रीड हैं। वो यूरोपियन जी नाम है उनके। अमेरिकन क्वार्टर हॉर्सेज हैं या अमेरिकन सैडल हॉर्सेज हैं, वो किसी ने नहीं किए। फ्रीजियंस नहीं किसी ने किए, एंडलूसियंस किसी ने नहीं किए, स्टेट अरेबियंस नहीं किए। अब आके इन 2-3 सालों में ये शौक बढ़ रहा है। अरेबियंस भी काफ़ी सारे पाकिस्तान में आए हैं। चौधरी साहब ने फ्रीजियंस मंगवाए हैं अपने लिए, 4-5 उन्होंने इंडोलूजियंस मंगवाए हैं। फिर उन्होंने स्टेट अरेबियंस मंगवाए हैं। एक स्टेट अरेबियन उनके पास जो है वो वर्ल्ड चैंपियन खड़ा हुआ है, तो 2 करोड़ का वो घोड़ा है। तो इस तरह, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं, मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं 50 करोड़ के घोड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अफोर्ड कर सकता तो मैं भी रख लेता मंगवा के। तो फिर प्लस हमारा शौक नेज़ाबाजी का है, तो जी हाँ, तो ये सारे हमारी टेंट पैकिंग में इस्तेमाल नहीं होते। जी नहीं हो सकते। तो जैसा अगला सवाल बिल्कुल टेंट पैकिंग से रिलेटेड होगा। जिस तरह आप टेंट पैकिंग करते हैं, और आपने स्टार्ट में बोला कि कुछ घोड़े जो हैं वो शो हॉर्सेस भी होते हैं, नाचने वाले जो घोड़े होते हैं, जो रक्स करते हैं। क्या रक्स करने वाला घोड़ा टेंट पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दौड़ के लिए? जी हाँ, जो घोड़ा रक्स कर रहे होते हैं बेसिक वो ब्रीड एक ही है। अच्छा। हम उसको एक को हम टेंट पैकिंग के लिए यूज कर लेते हैं, दूसरे को हम डांसिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन डांस जो है वो इतना मुश्किल अमल है। अच्छा। उसके उस्ताद के लिए भी जो सिखाने वाला है, ठीक है, और घोड़े के लिए भी, कि उसके बाद उसको दौड़ाया नहीं जा सकता। उसके पास अगर उसको दौड़ाया जाएगा उसी दौरान तो जुल्म की इंतहा हो जाएगी उसके साथ, घोड़े के साथ, क्योंकि वो इंतहाई मुश्किल अमल है, इंतहाई। ठीक है। दोनों 3 बंदों के लिए, बल्कि एक घोड़ा, एक जो घोड़े का उस्ताद है, और प्लस तीसरा मालिक, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ये, बहुत सब्र का, ये सब्र वाला काम है बहुत ज्यादा। वो मालिक जो है 4 साल 5 साल सवार बिठा के उसकी खिदमत करेगा, घोड़े के साथ लगे रहेंगे। 5 साल बाद में भी घोड़ा जीरो हो जाए तो सब्र की इंतहा है मालिक के लिए, वो इस दौरान अखराजात सारे बर्दाश्त करता रहेगा। तो इसलिए उस घोड़े को दौड़ाया नहीं जाता। तो जो सब ये, अब जिस तरह आपने बताया सब्र की इंतहा है, तो मुझे ये बताएंगे जो एक नॉर्मल घोड़ा है, जिस तरह आपके पास जो घोड़े हैं, तो आम घोड़ा जब वो उसकी बर्थ से लेके कितना टाइम उसको लगता है कि वो दौड़ाने के काबिल हो जाए टेंट पैकिंग में? 5 साल 5 साल लगते हैं। और एक घोड़े की, अगर सपोज आपने घोड़ी ली, ठीक है, और इन टाइम घोड़ी क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो फिर भी आपको 6 साल का अरसा दरकार है। 11 माह घोड़े की माँ के पेट में रहेगा, उसके बाद 5 साल उसकी एज होगी, तो उस दिन आपका घोड़ा जवान होगा, तब वो भागेगा, तब वो दौड़ेगा और सारा कुछ वो कंप्लीट होगा। तो 6 साल का सब्र का अमल तो यहाँ पर भी है। यहाँ सब्र का अमल यहाँ भी है कि अगर घोड़ी क्रॉस नहीं होती है 4 साल 5 साल 6 साल, अच्छा, तो 6 साल वो गए, 5 साल घोड़ा जब जवान होगा तो 10-11 साल, तो आदमी की जिंदगी तो तो बस वो फिर ये है कि इसी तरह चलता आ रहा है सारा। ठीक है, तो जुनून है ये सारा, जुनून तो है। और ये मुझे बताएं कि घोड़े की, जिस तरह आपके जो घोड़े नायाब भी हुए आपके लिए, जितना बताएं आपने सब्र उनके लिए किया, तो उनकी एज कितनी होती है फिर इतना सब्र? घोड़े की एज जो मैक्सिमम एज है वो 36 है। 36 हमारे देसी घोड़े की। नॉर्मली भी यूरोप में भी सारा कुछ इतनी एज है। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लकीर के फकीर हैं। अच्छा। जो हम बाप दादा से जो कुछ चला आ रहा है हम उसी पे हम अमल कर रहे हैं। उसमें हमने अपने आप उसमें कोई चीज ऐड नहीं की, इम्प्रूव नहीं किया उसको। घोड़े की हम पिछली टांगे बांधते हैं, अच्छा, तो उसको हम पिछाड़ी बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। ठीक है। आधी जिंदगी घोड़े की ये खत्म कर देती है। हालांकि घोड़े को पैडिक में आजाद होना चाहिए। अच्छा। कुछ बंदों ने इस बात पे अमल किया। फैसलाबाद में मोहसिन पूरी साहब हैं, उन्होंने पैडिक्स बनाई अपने घोड़ों के लिए। ठीक है। फिर मैं सबसे पहले हमारे अपने एरिया में पसवाल के खान है सरदार असद फारूक, उन्होंने पैडिक्स बनाई। फिर इसी तरह फतेहजंग में बोबी खान है, उन्होंने पैडिक्स बनाई। अब करते करते ये ट्रेंड चल पड़ा है कि घोड़े को आजाद छोड़ा जाए। जब आजाद छोड़ा जाएगा तो उसकी सेहत भी ठीक होगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैंने ये नहीं किया अभी तक। अच्छा। जी हाँ, लेकिन ये करना चाहिए, करना चाहिए। और 36 मैंने 30 साल की एज का घोड़ा दौड़ाया। और नवाब साहब को अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, जमील नाम का एक घोड़ा था, वो 36 की एज में उन्होंने दौड़ाया था। अच्छा। उसी दिन घोड़ा वो मर भी गया था अटक स्टेडियम में।
36 जी 36 साल एज थी उस घोड़े की उस क्या वक्त। बात है। जी हाँ। तो चौधरी साहब ये बताएं, जिस तरह आपने एज की बात की है घोड़े की, तो घोड़ा अगर 30 साल का अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक घोड़ा है जी, तो वो ब्रीडिंग के लिए कब तक मतलब घोड़ा जो है वो रहता है इस काबिल कि आप उसकी ब्रीड अगर घोड़े की आप डाइट ठीक रखें, डाइट जी हाँ, डाइट उसकी ठीक हो, केयर उसकी ठीक हो, तो 32-34 साल का घोड़ा वो ब्रीडिंग के लिए ठीक समझा जाता है, ब्रीड करता है घोड़ा। और डाइट के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा बताएं, आप घोड़ों को क्या देते हैं और जब मुकाबले आते हैं तब। हर बंदे की एक अपनी सोच है कि मैंने घोड़े को क्या देना है। ठीक है। तो अगर अफोर्ड बंदा कर सके ठीक है। तो फिर तो दाने में जिस तरह मोठ की दाल खाई जाती है घरों में, ठीक है। तो मोठ हम देते हैं घोड़े को। सबसे अव्वल जो खुराक है घोड़े की वो मोठ है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो खुराक है घोड़े की, दाने की बात कर रहा हूँ, जो आप उसको दाना देते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे बाजरा है, बाजरा। तीसरे नंबर पे चना है, चौथे नंबर पे गंदम है, और ठीक है। गंदम के साथ जौ और जवी, ये एक कैटेगरी में आती है। मतलब ये सी क्लास की खुराक है। ठीक है। जिस खिते में मैं रहता हूँ हमारे पास चना नहीं पैदा होता। ठीक है। मोठ जो है वो उसकी काश्त करना हमने छोड़ दिया, रवाज खत्म हो गया हमारे एरिया में। ठीक है। तो हम सिंपली गंदम देते हैं और जौ देते हैं जो हमारे घर के होते हैं। वो हेल्दी डाइट है। जी हाँ, हेल्दी डाइट है, लेकिन सी क्लास की है। ए क्लास में अगर जाया जाए तो फिर मोठ दिए जाए। जिस तरह मोठ अब बहुत ज़्यादा पैदा होता है बकर में, मियाँ वाली में, तो उस पोर्शन के लोग जितने भी हैं घोड़े को अभी मोठ डालते हैं, बाजरा डालते हैं और चना डालते हैं। जो हम अगर चीज़ें हम डालेंगे तो हमें वो कीमतन खरीदनी पड़ेंगी। तो जिम्मेदार हैं, हम बचत करते हैं कि खरीदा ना जाए, जो घर का है वो दे दिया जाए। उसके साथ सब्ज़ चारा देते हैं जिनमें एक क्लास जो है लूसन है, और क्योंकि हम बारानी हैं हमारे पास लूसन बहुत ज़्यादा नहीं होता ट्यूबवेल्स पे। ठीक है। तो फिर उसके साथ साथ जो मौसमी सब्ज़ चारा होता है, ज्वार है, फिर गंदम है, जौ है, वो सब्ज़ चारा हम काट के घोड़ों को डालते हैं। अच्छा, तो चौधरी साहब ये जिस तरह आपने अपनी बात बताई थी कि प्रिंस मलिक अतार के घोड़े का नाम जमील था। जी, जमील, तो ये जी। घोड़ों को नाम देने के पीछे क्या वजह? घोड़ों का जो नाम रखा जाता है ये सुन्नत है हजूर पाक की। अच्छा। हजूर पाक के वक्त से घोड़ों के नाम रखे गए। ठीक है। तो जो नेज़ाबाजी है इसकी मुसलमानों के साथ इसकी जो इब्तदा है ये आज से 1500 साल पहले की हजूर पाक ने इस चीज़ की इब्तदा की। ठीक है। तो हजूर पाक को नेज़ाबाजी का शौक था। बेसिकली नेज़ाबाजी की जो इब्तदा है, कोई इसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि टेंट, आपका तंबू, ठीक है, पैग, वो जो आपने किला लगाया हुआ है, खूंटा लगाया हुआ है जिसके साथ आपका तंबू बंधा हुआ है, बिल्कुल, नेज़ा उठा के आपने जब जिस वक्त उस वक्त की जो गुरीला फोर्सेस थी, ठीक है, उस फौज में, तो वो घोड़ा दौड़ा के, तो वो जो तंबू उनके लगे हुए होते थे, वो उस तंबू के जो किला होता था, पैग, उस पैग को निशाना लगाते थे। अगर घोड़े के बगैर वो पैदल चल के उसको उखाड़ते तो आगे से मुजामत होती थी, मारे जाते थे। ठीक है। तो दौड़ते हुए घोड़े को अब पैदल बंदा तो पकड़ नहीं सकता था, वो नेज़ा उठाना, निशाना लगाना, एक ने किला वो निकाल दिया टेंट का, दूसरे ने निकाल दिया, तीसरे ने निकाल दिया, टेंट गिर जाता था। ठीक है। पीछे जो आते थे वो टेंट को आग लगा देते थे। अच्छा। तो हजूर पाक के उस टाइम में उस निशानाबाजी के लिए जो रिहर्सल होती थी, जो ओरिजिनल जंग के टेंट जो थे उखाड़े जाते थे, ठीक है, उनको उखाड़ने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती थी, जिसको नेज़ाबाजी का नाम दिया गया। सेम वो इसी तरह का पैग लगाया जाता था। ठीक है। सवार दौड़ के उस पैग को नेज़े के साथ निकालता था। और कुरान पाक में मेंशन है कि दुनिया की ये वाहिद गेम है जिसको देखने के लिए फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो इतनी अल्लाह ताला ने इसको बरकत अता कर दी, और हजूर पाक का सबसे पसंदीदा खेल था। ठीक है। हजूर पाक जो थे उन्होंने घोड़ों के नाम रखे, नबी पाक ने। ठीक है। नबी पाक के टाइम में घोड़ों के नाम रखे गए, आज तक वो सुन्नत हम अदा करते हैं, चलती आ रही है। जी हाँ, घोड़े का नाम रखते हैं हम। तो चौधरी साहब से आप हम एक और मैं आपको गुजारिश करूं कि एक वाकया, मैं हदीस पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी, हजूर पाक सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो जिस वक्त घर तशरीफ लेके जाते थे, बिल्कुल, तो सहाबा कराम उठ के तो उनके साथ जो नमाज पढ़ रहे होते थे, वो नमाज पढ़ के वो हजूर पाक के साथ तशरीफ ले जाते थे, घर तक उनको छोड़ के आते थे। एक साहबी जो थे वो काफ़ी सारा टाइम, बाकी सहाबा कराम चले जाते तो वो साहबी ना जाते। एक दिन उनको ख्याल हुआ कि ये किधर मैं गुनाह का मुर्तकिब हो रहा हूँ, मैं भी नबी पाक के साथ उनको छोड़ने जाया करूँ। तो दूसरे दिन वो भी चल पड़े साथ। तो जब सरकार अपने घर में गए तो बाहर घर के बाहर अस्तबल बना हुआ था जहाँ पे सरकार का पसंदीदा घोड़ा खड़ा हुआ था। तो हजूर पाक गए घोड़े के पास, तो अपनी जेब में से रुमाल मुबारक निकाला, उसकी आंखें साफ की और नाक साफ किया। वो साहबी देखते रहे।
दूसरे दिन वो फिर गए तो वो जो रुमाल मुबारक था वो सरकार के पास नहीं था, तो उन्होंने अपनी अबा मुबारक उठा के उसकी आंखें साफ की और नाक साफ किया। तो वो साहबी जो थे उनसे राह नहीं किया, उन्होंने कहा सरकार आज तो आपके पास वो रुमाल या कपड़ा नहीं है। तो इसने तो सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मुझे इसकी आंखें और नाक साफ करने का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। क्या बात। तो ये अल्लाह ताला का इंतहाई पसंदीदा जानवर है, ठीक है, जिसकी कुरान पाक में बहुत सूरह आदात में छठे रुकू में अल्लाह ताला इसकी कसम खा रहे हैं कि मुझे कसम है इसके हाँफने की, मुझे कसम है इसके दौड़ने की। तो वो तो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है ना, अल्लाह ताला की जात तो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है कि उनको कसम खानी पड़े। लेकिन आप अल्लाह ताला की शौक की इंतहा देखें, इसके साथ प्यार का इंतहा देखें कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम उठाई। जिस तरह चौधरी साहब आप बड़े चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि मिर्जा अकबर साहब की एक सैडल जहाँ पर मौजूद है, तो क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि जी ये वही सैडल है? ये सैडल है जी उनकी। ठीक है, तो ये रेयर क्यों है, क्यों नायाब है, इसके पीछे क्या वजह है? उनका काम बहुत नफासत से होता है जी। ठीक है, और बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, उन जैसा कारीगर पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में नहीं है। ठीक है, कभी आपको वैसा कारीगर मिला भी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लैंड में मिल सकता है। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है, उनके मुकाबले का कोई कारीगर नहीं है। नाज़रीन आप देख सकते हैं बहुत ही मशहूर ये सैडल है और बहुत ही ये नायाब इसलिए है कि इनके जैसा कारीगर पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं है, और अगर कोई कारीगर मिलेगा तो वो भी सिर्फ आपको बाहर के मुल्कों में और ख़ासकर इंग्लैंड में ऐसे कारीगर मिल सकते हैं जो इनके मुकाबले का काम करना जानते हों। तो चौधरी साहब से अब हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो हिस्ट्री होने वाला वीडियो होने वाली है हिस्ट्री ऑफ हिसार के ऊपर, और एंड के अंदर मैं चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा कि एक अच्छा पैगाम वो घोड़ों से प्यार करने वाले लोगों के लिए, जानवरों से प्यार करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि चौधरी साहब ने घोड़ों के अलावा डॉग्स भी पाले हुए हैं, मोर पाले हुए हैं, तोते पाले हुए हैं, बहुत अलग अलग किस्म के जानवर पाले हुए हैं, लेकिन इनका ज़्यादा शौक जो है वो घोड़ों से रिलेटेड है। तो चौधरी साहब अपने चाहने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए जो जानवरों का शौक करते हैं, एक मैसेज लोगों के लिए। या मेरे सारे दोस्तों के लिए मैसेज ये है कि घोड़ा जो जिम्मेदार बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो जिम्मेदार नहीं है उसका कसूर नहीं है, अगर उसको शौक भी है तो वो शहर में घोड़ा नहीं रख सकता। ठीक है, एक तो अल्लाह ताला ने हम जिम्मेदारों को इज्जत दी है, घोड़ा बांधना वैसे ही बायस बरकत है, अगर सवारी नहीं भी करते हो आप तो तब भी बायस बरकत है। तो जिन जिन दोस्तों ने, जिन जिन भाइयों ने घोड़े रखे हुए हैं, तो एक तो मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि जो नौकर या घोड़े पे चढ़ के घोड़े को गाली निकालना, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि ये कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ गुनाह ऐसे हैं हमारे जो यहीं पे माफ हो जाएंगे, कुछ गुनाह वो होंगे कि जो हमारे रजिस्टर पे लिखे जाएंगे। तो घोड़े को गाली निकालना या घोड़े को मारना, ये वो वाले गुनाह है जिन रोज़े मैशर इनका जवाब देना पड़ेगा। तो ज्यादती ना करें, अगर नहीं रख सकते हैं तो छोड़ दें इसको। ठीक है, अगर रखा है तो फिर प्रॉपर तरीके से, उतने प्यार से, उतनी अकीदत से, उतने शौक से रखें उसको। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी जिंदगी का कीमती टाइम निकाला व्यूअर्स के लिए, चाहने वालों के लिए। चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए, हॉर्स राइडिंग की, मेले के लिए जरूर चौधरी साहब हम आपके साथ जाएंगे, एक मेले की भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो भी लोगों तक लेके आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं हूं आपका दोस्त SK। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पीस आउट।